एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। उसमें इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वाला पार्ट हम कर चुके हैं। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम नेचुरलिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले यूनिट का सिलेबस एजुकेशनल स्टडीज। पहली यूनिट कौन सी है? एजुकेशनल स्टडीज। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या हम कवर कर चुके हैं, एक एक टॉपिक में सीक्वेंस में करवा रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में करवा रही हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलोसफी ये भी कर चुके हैं। ये कंप्लीट जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स में हम आइडियलिज्म, रियलिज्म को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम नेचुरलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नेचुरलिज्म को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को रूसो के बारे में पता होना चाहिए। रूसो की फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए। रूसो की अगर मैं बात करूं तो जो वेस्टर्न थिंकर्स वाला पार्ट है, जो मैंने अभी रिसेंटली आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए सीरीज बनाई थी, तो वहां पे इंडियन थिंकर्स, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स, ठीक है, वहां पर रूसो को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो नेचुरलिज्म आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि चीफ एक्सपोनेंट रूसो नेचुरलिज्म के चैंपियन है। ठीक है, यानी कि इनको चीफ एक्सपोनेंट माना गया है। रूसो ने ही जो है नेचुरलिज्म को एक हाइट पर पहुंचाया है, एक हाइट दी है इस फिलॉसफी को। तो रूसो को पढ़ लेंगे तो नेचुरलिज्म समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म क्या है? ओल्डेस्ट फिलॉसफी है वेस्टर्न वर्ल्ड की। कई बार हम आइडियलिज्म को भी बोलते हैं कि आइडियलिज्म वेस्टर्न फिलॉसफी है। तो वैसे मेनली तो हम आइडियलिज्म को ही मानते हैं कि आइडियलिज्म जो है सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शंस में आइडियलिज्म दिखाई नहीं देता है तो आप नेचुरलिज्म के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बुक में ये मैंने देखा था तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है दैट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको नेचुरलिज्म को मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी बोला जाता है, क्योंकि ये किस आइडिया पर बेस्ड है कि जो यूनिवर्स है वो एक मैटर से बना हुआ है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर, यानी कि जो यूनिवर्स है वो मैटर का बना हुआ है। पदार्थ की बात की गई, इट बिलीव्स दैट रियलिटी एंड नेचर आर द सेम, यानी कि रियलिटी और नेचर सेम है। नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, नेचर को ही ये सब कुछ मानते हैं। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी नेचर ही है। ठीक है, तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वही रियल है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, वही एग्जिस्ट करता है। नेचर ही एवरीथिंग है। नथिंग एग्जिस्ट बिफोर, आफ्टर और बियॉन्ड नेचर। ठीक है, नेचर से पहले, नेचर के बाद और नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट जो रियलिटी है वो क्या है? नेचर इटसेल्फ। तो नेचुरलिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें आप ज्यादातर हम नेचर के चारों तरफ ही चीजें रिवॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। नेचुरलिज्म क्या है? एक यूनिक फिलॉसफी है जो कि सेंटिमेंटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म, इस तरह की चीजों को, स्पिरिचुअलिटी, सेंटिमेंटलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म, इस तरह की चीजों को रिजेक्ट करती है। इनमें इनका बिलीव नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर वी आर तनेजा क्या कहते हैं कि जो नेचुरलिस्ट हैं वो चीजों को एज इट इज देखते हैं, यानी कि जैसी वो दिखाई दे रही हैं, जैसी वो वास्तव में है वही रियलिटी है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। टोटली नेचर की बात की गई है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूं तो मैं एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन जो मेरी सोल है वो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये नेचुरलिज्म कहता है। नेचुरलिज्म होल्ड्स दैट नेचर अलोन प्रोवाइड्स द ट्रू एंड फाइनल आंसर्स टू ऑल फिलोसफिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि जितने भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें सुपर नेचुरल या मतलब रियलिटी की बात की गई है, तो उनका सबका फाइनल आंसर नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है? एक नेचर प्रोवाइड कर सकता है। मतलब नेचुरलिज्म सिर्फ और सिर्फ नेचर में बिलीव करता है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। जितने भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर क्या है? नेचर है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी, ये नेचुरलिज्म कहता है। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड है, जो कुछ हमने पढ़ा वो एज इट इज हिंदी में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो चीफ एक्सपोनेंट कौन है? रूसो है। ठीक है, जे जे रूसो को प्रकृतिवाद का, ये प्राकृतिवाद भी कह सकते हैं, प्रकृतिवाद भी कहीं पर मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अगर वर्ड्स मिस्टेक भी हो जाते हैं तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं ट्रांसलेट करके ही डालती हूँ।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हिंदी वाले बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैडम एजुकेशन सब्जेक्ट वाले बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम के होते हैं, तो आप हिंदी में भी स्लाइड डाला करो। तो इसलिए मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी स्लाइड इंक्लूड करती हूँ, और सारा सब कुछ तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चीफ एक्सपोनेंट कौन है? रूसो है। इसके अलावा जो मेन जो एक्सपोनेंट्स है नेचुरलिज्म से रिलेटेड, इनमें एरिस्टोटल। देखिए एरिस्टोटल मेनली किस फिलॉसफी से रिलेटेड है? पिछली ही वीडियो में हमने रियलिज्म को पढ़ा था, तो रियलिज्म के चीफ एक्सपोनेंट कौन है? एरिस्टोटल है, लेकिन वो नेचुरलिज्म में भी कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। मेन एरिस्टोटल का नाम हम रियलिज्म से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑगस्ट काम्टे हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया, फ्रांसिस बेकन हो गया, नन हो गया, डार्विन हो गया, बैप्टिस्ट हो गया, लेमार्क हो गया, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर को मतलब हर्बर्ट स्पेंसर का नाम हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गया, बटलर हो गया, डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस। ये दो आगे नाम हम जब फॉर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सैमुअल जॉनसन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जॉन नील और जीन प्याजे। जीन प्याजे भी नेचुरलिज्म से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, क्योंकि बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीफ एक्सपोनेंट्स हैं, लेकिन मेन किसका अहम रोल है? रूसो का है। रूसो ने जो है नेचुरलिज्म को एक हाइट पर पहुंचाया, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म का मतलब क्या रहेगा? अभी तक आई होप कि इंट्रोडक्शन से आप लोग समझ चुके होंगे कि भी सारी की सारी चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? नेचर। ठीक है, नेचर पर अहम इंफोसाइज किया गया है, सबसे ज्यादा किस पर बल डाला गया है? नेचर। नेचर को ही अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म किस पर इंफोसाइज करता है? नेचर की बात की गई कि भाई नेचर से बिफोर, आफ्टर और बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। कंप्लीट और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? नेचर है। ठीक है, हु होल्ड दिस बिलीफ आर कॉल्ड नेचुरलिस्ट, यानी कि जो इस बिलीफ में बिलीव करते हैं उनको नेचुरलिस्ट कहा गया है, जो नेचर में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये फिलोसफी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करती। अब ये नेचुरलिज्म में जो नेचर टर्म है, इसको हम कई बार रिलेट कर देते हैं कि भाई नेचर जो हमें चारों तरफ पेड़ पौधे वातावरण दिखाई दे रहा है, नदियां बह रही है, झरने बह रहे हैं, उनसे हम रिलेट करते हैं, तो वो नेचर का मतलब ये नहीं है कि। ठीक है, यहाँ पर नेचर का मतलब क्या है? एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एग्जिस्टिंग इन स्पेस एंड टाइम, यानी कि स्पेस और टाइम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको नेचर कहा गया है। फल, पेड़ पौधे, पत्तियां, झरने, नदियां, इनको नेचर, इनसे रिलेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं उनका पूरा का पूरा एंटायर कलेक्शन जो है उसको नेचर कहा गया है। ह्यूमन लाइफ इस नेचर की एक ग्रांड स्कीम है, मतलब सबसे अच्छी कृति कौन है? ह्यूमन है। नेचुरलिज्म जो नेचर के लॉज हैं, ठीक है, उनको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर अप्लाई करता है, जैसे मटेरियल, रैशनल, सुपर नेचुरल, स्पिरिचुअलिटी को ये बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेट इंपोर्टेंस किसको देते हैं? मैटर और फिजिकल वर्ल्ड को। तो यहाँ पर नेचुरलिज्म में नेचर का मतलब क्या है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड है बिल्कुल एज इट इज। अब हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, जो फिलॉसफी की तीन मेन ब्रांचेज हैं। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग, मतलब नेचुरलिज्म का मेटाफिजिक्स क्या कहता है? तो नेचुरलिज्म का मेटाफिजिक्स, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं, तो नेचर और मैटर ही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, इसके नेचर के बियॉन्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी में ये बिलीव नहीं करते, जो नेचुरल लॉज हैं वही रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? नेचर और मैटर है। इसके बाद बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं, तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, उसके सोर्सेज क्या है? तो ये किस पर इंफोसाइज करते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं। सेंसरी ट्रेनिंग पर इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है, यानी कि जो इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर देते हैं कि जो सेंसेस के थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करते हैं उस चीज पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, नॉलेज इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप ऑब्जर्व करके गेन कर रहे हैं वही वास्तविक नॉलेज है। डज नॉट बिलीव इन इंट्यूशनल नॉलेज, यानी कि जो सहज ज्ञान है, जो इंट्यूशनल नॉलेज है उसमें ये बिलीव नहीं करते। इंट्यूशन, प्रेयर, डिवाइन इंस्पिरेशन और सोल पावर, इस तरह की नॉलेज की बिल्कुल भी बात नहीं करते। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो सेंसेस से एक्वायर कर रहे हैं वही एक्चुअल नॉलेज है। सेंसेस के अलावा जो दूसरी
दूसरी तरह की नॉलेज है, इंट्यूशनल नॉलेज हो गया, प्रेयर, इंस्पिरेशन, सोल पावर, इस तरह की नॉलेज को ये बिल्कुल नकारते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्जियोलॉजी। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज और इथिक्स है वो क्या है? तो नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो वैल्यूज हैं वो ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वहां से वैल्यूज अराइज होती है कि भाई समाज में, सोसाइटी में व्यक्ति किस तरह से रह रहा है। ठीक है, कोई भी गुड, मतलब जो वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कोई भी पूर्ण रूप से अच्छी या बुरा नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और इविल इन द वर्ल्ड। वैल्यूज ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नीड्स, मतलब ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज अराइज होती हैं, ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्रिएट की जाती है कि भी समाज में, सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको किस तरह से बिहेव करना है, तो वहां से वैल्यू क्रिएट की जाती है ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग। कोई किसी प्रकार के स्पिरिचुअल वैल्यूज में ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे नेचुरलिज्म के। तो क्या क्या होंगे, अभी तक जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है वहां से आप लोगों को समझ आ चुका होगा, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि भी नेचर पर इन्होंने बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया है। नेचर इज एवरीथिंग, नेचर के बियॉन्ड, बिफोर और आफ्टर कुछ भी नहीं है। जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है, यानी कि रियलिटी क्या है, सिर्फ एक है, और क्या है, नेचर को माना है उन्होंने। ठीक है, नेचर या हम कह सकते हैं मैटर। ठीक है, मैटर और नेचर एक ही चीज है। नेचर अलोन इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, यानी कि नेचर ही, नॉलेज का सोर्स भी क्या है, नेचर ही है। ओनली द मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही ट्रू है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। नेचर अल्टीमेट रियलिटी है। हेंस चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू लर्न थ्रू नेचर, इसलिए बच्चों को भी नेचर के थ्रू ही सीखने के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए। गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू लर्न वट एवर दे विश, यानी कि बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, कि जो भी वो चाहे वो सीख सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर इस फिलॉसफी में, यानी कि बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट पर, ऑटोनोमस डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है, ये रूसो वाली फिलॉसफी में हमने, रूसो जब मैंने आप लोगों को करवाया था तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को बताया था। यानी कि नेगेटिव एजुकेशन क्या है, लर्निंग थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उनकी जो बुक है एमिल, उसमें भी जो करेक्टर होता है एमिल, वो उसको इसी तरह से सिखाया जाता है कि भाई वो जैसे अपनी विंडो तोड़ देता है पत्थर मार के, तो उसको मतलब ऐसे ही रहने दो, जब रात को वो सोएगा तो उसको पता चलेगा, जब उसको बाहर से बारिश, मतलब जो भी उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, जो भी वो महसूस करेगा, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, जो भी वो महसूस करेगा, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से वो सीखेगा। डिस्करेजेस ट्रेडिशनल रोट लर्निंग, यानी कि जो रोट लर्निंग है, जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, उसको वो अपोज करते हैं। इसके बाद बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, या हम टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें कई बार टाइप्स के नाम से भी होता है, तो मेनली हम फॉर्म्स ही कंसिडर करते हैं। तो नेचुरलिज्म की 4 मेन फॉर्म्स है, एटॉमिक नेचुरलिज्म, साइंटिफिक नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म और हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। ठीक है, साइंटिफिक नेचुरलिज्म की फर्दर 2 सब फॉर्म है, कौन कौन सी, फिजिकल नेचुरलिज्म और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो जैसा जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एटॉमिक में एटम की बात की गई है, साइंटिफिक में साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, मैकेनिकल में मतलब मनुष्य को, ह्यूमन को एक ह्यूज मशीन की तरह ट्रीट किया गया है, और हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। इनको हम वन बाय वन एक बार समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक बेसिक, एक तो ये एटॉमिक नेचुरलिज्म है क्या, किसके द्वारा इसकी बात की गई, बेसिक जिस किसका क्या है, ये चीजें आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो नेचुरलिज्म की ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेचुरलिज्म की ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म। इसको एटोमिस्टिक भी कह सकते हैं या एटॉमिक नेचुरलिज्म भी हम कह सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि कौन इसकी बात करते हैं, एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस। ठीक है, चीफ मेन एक्सपोनेंट कौन है, एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस। यूनिवर्स इज मेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि इनका क्या मानना है, ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो इंडिविजुअल, यानी कि छोटी छोटी चीजों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट से बना हुआ है। उन इंडिविजुअल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इनकी जो चीजें हैं अगर उनको आप डिवाइड फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो छोटी से छोटी चीज है वो क्या है, एटम। तो जो यूनिवर्स है वो एटम से बना हुआ है, जो कि डिफरेंट कलर, शेप और क्वालिटी के हो सकते हैं। ठीक है, हैवी एटम्स फॉल फास्टर एंड कंबाइन फॉर्मिंग द यूनिवर्स नेचुरली विदाउट मेटाफिजिकल पावर। तो इनका मानना है कि जो भी हैवी चीज है, यानी कि जो हैवी एटम्स है और जो लाइटर, जो हल्के वाले एटम्स है, अगर उनको एक मतलब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जो हैवी एटम है वो बहुत स्पीड से आएंगे रादर देन जो हल्के एटम्स है। तो इनका मानना है कि जो बहुत सारे हैवी एटम्स मिलकर यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स एक
का जो क्रिएट हो रहा है वो उसका एक पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस है, उसको नेचर ने क्रिएट किया है, किसी मेटाफिजिकल पावर की बात नहीं करते, ठीक है। तो जो यूनिवर्स बना है वो एटम का बना हुआ है इनके अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरी फॉर्म है साइंटिफिक नेचुरलिज्म। तो इसमें थोड़ा सा और चीजों को साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके किया गया है, यानी कि थोड़ा सा और डीप में चला जाता है कि डेवलप ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जो एक्सपेरिमेंट्स है वो तो करते हैं कि जो हैवी और लाइट एटम्स हैं वो सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे, चाहे आप कोई भारी चीज फेंक रहे हो या ऊपर से कोई हल्की चीज फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, उनकी स्पीड सेम रहेगी। आगे फर्दर ये कहते हैं कि एटम ही सबसे छोटी इकाई नहीं होती, यानी कि सबसे छोटी यूनिट एटम नहीं होती, एटम को भी फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो जो अल्टीमेट यूनिट है वो क्या है, एटम नहीं है, ठीक है। एटम से भी छोटी चीज एग्जिस्ट करती है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो ये नेचर है, ये किससे क्रिएट हुआ है, एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उससे नेचर क्रिएट हुआ, उससे यूनिवर्स बना है, ठीक है, एटम से नहीं बनाया है। तो ये एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म को बिल्कुल अपोज करते हैं और इनका मानना है कि भाई जो नेचर है वो एनर्जी से क्रिएट हुआ है, जो यूनिवर्स है वो एनर्जी से क्रिएट हुआ है। इसकी फर्दर दो सब फॉर्म्स हैं, एक है फिजिकल नेचुरलिज्म और दूसरी है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो फिजिकल नेचुरलिज्म यानी कि फिजिकल लॉज है वही उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम है, ये किस पर फोकस करता है, एक्सटर्नल मटेरियल पर फोकस करता है रादर देन कॉन्शियसनेस, यानी कि रिगार्ड्स नेचर एंड मैटर आर सेम, यानी कि नेचर और मैटर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। इसके अलावा मोरलिटी, इनर माइंड, फ्री विल, इस तरह की चीजों को डिनाई करते हैं, फिजिकल लॉज ही इनके अकॉर्डिंग सुप्रीम है। इसके बाद है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है डार्विन की इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड है। उनकी इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है कि मैन ही इस इवोल्यूशन का सुप्रीम प्रोडक्ट है, ठीक है। इनकी जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसके तीन मेन प्रिंसिपल है, तीन मेजर प्रिंसिपल्स है, क्या क्या है, अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस और तीसरा क्या है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करता है, फिर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है और जो उसमें सर्वाइव कर पाता है वही उसमें फिटेस्ट होता है। तो इनका मानना है कि मैन ही सुप्रीम प्रोडक्ट है इस इवोल्यूशन का, और हेरिडिटी उसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल नेचर और टेम्परामेंट को, एम्फसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल इंपल्सेस एंड इनबोर्न टेंडेंसीज, यानी कि ये किस पर, जो नेचुरल इंपल्सेस और इनबोर्न टेंडेंसीज है उन पर एम्फसाइज करता है। तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद आगे बात करेंगे, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, ठीक है। तीसरा क्या था, मैकेनिकल नेचुरलिज्म। तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखना है। ये मतलब इसकी बात कौन करते हैं, मैकेनिकल नेचुरलिज्म की हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। उनका क्या मानना है कि भाई जो ये वर्ल्ड है उसको वो एक ह्यूज मैकेनिकल तरीके से देखते हैं, कि एक मशीन के, एक बड़ी मशीन के रूप में मानते हैं, ठीक है, ठीक है, जो किससे गवर्न हो रही है, मैटर और मोशन से, यानी कि जो संसार है वो एक बड़ी मशीन की तरह है और मैन मतलब मैन को एक मतलब आदमी को उसका एक छोटा सा पार्ट मानते हैं, एक छोटी मशीन के रूप में या एक लार्जर मशीन का एक छोटा सा पार्ट आप उसको समझ सकते हैं। कोई भी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर इन्वॉल्व नहीं है। इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजी फोकसिंग ऑन कंडीशनल रिस्पॉन्सेज एंड लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि ये जो संसार है ये एक ह्यूज मशीन की तरह है जो कि मैटर और मोशन से गवर्न है। उसको शासित कौन, संचालित कौन कर रहा है, ह्यूज मशीन को, मैटर और मोशन, और आदमी उस मशीन का, उस बड़ी मशीन का एक स्मॉल पार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो आप हम बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की, तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी किससे, मैकेनिकल नेचुरलिज्म से ही इन्फ्लुएंस है, यानी कि मैकेनिकल नेचुरलिज्म से ही मॉडर्न साइकोलॉजी निकल कर आती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में हम कंडीशनिंग की बात करते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्सेज, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। जैसे इवान पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें वो अपने डॉग को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल नेचुरलिज्म भी क्या कहता है कि आदमी को ट्रेन करना है, ठीक है। इसी तरह से जो स्किनर की थ्योरी है उसमें वो रैट और पिजन्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं। तो ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसमें भी कंडीशनल रिस्पॉन्स की बात की है, भाई आदमी कर करके सीखता है, ठीक है। तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म से ही निकल कर आई है ये मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म क्या कहता है, यानी कि ये फिलॉसफी क्या कहती है कि भाई जो वेल्थ है वही रियल और
एसेंशियल एलिमेंट है सर्वाइवल के लिए, यानी कि व्यक्ति जो है वेल्थ के लिए ही सर्वाइव करता है। ह्यूमन हिस्ट्री इज द स्ट्रगल फॉर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, यानी कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो यही दिखाती है कि किस तरह से व्यक्ति ने वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया है। वेल्थ एक्यूमुलेट इज नेचुरल, यानी कि इनका मानना है कि जो वेल्थ एक्यूमुलेट है यानी कि धन संचय को ही एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। बेसिस ऑफ 20th सेंचुरी कम्युनिस्ट फिलॉसफी, जैसे हम मैकेनिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं कि जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किससे निकल कर आता है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म से, तो उसी तरह से जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उसका डेवलपमेंट कहां से हुआ है, हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स के संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, भी नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन की एम्स कैसी होनी चाहिए, तो ये इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना है, उसका जो इंडिविजुअल को डेवलप किस तरह के वातावरण में करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको फ्री छोड़ देना है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि बच्चा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू चीजों को सीखेगा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू इंडिविजुअल को डेवलप करने पर फोकस करते हैं। मेन एम क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, टू प्रमोट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि अपने आप को बच्चा अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रमोट करते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए प्रमोट करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ की हैप्पीनेस को अचीव करने पर फोकस करते हैं। मेनली प्रेजेंट पर फोकस है, फ्यूचर पर ज्यादा नहीं है, जिसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं, ठीक है। टू हेल्प एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द सराउंडिंग्स, यानी कि बच्चा अपने वातावरण में अडेप्ट और एडजस्ट कर सके, इसकी बात डार्विन करते हैं, ठीक है। टू इंकरेज ऑटोनोमस ग्रोथ के लिए कि भाई बच्चा मतलब अपना खुद का विकास करना, ठीक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए इंकरेज करते हैं। टू मेक द ह्यूमन मशीन एज अ परफेक्ट एंड एफिशिएंट एज पॉसिबल, यानी कि मतलब ह्यूमन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया है। ये किसमें, हमने हर्बर्ट स्पेंसर इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि जो मानव है वो एक ह्यूज मशीन है, उसको अच्छे से ट्रेन करना है, ठीक है, परफेक्ट और एफिशिएंट बनाना है जितना पॉसिबल हो सके। टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इंश्योर सर्वाइवल, ठीक है, इसकी बात डार्विन करते हैं कि भाई इंडिविजुअल को इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर सके और उसको इंश्योर हो कि हाँ वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये कुछ एम्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे कि इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रमोट करना है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट के लिए बच्चे को इंकरेज करना है, मतलब जो ह्यूमन है वो एक मशीन की तरह है, उसको परफेक्ट और एफिशिएंट बनाना है एज पॉसिबल हो, ठीक है, और इस तरह से इंडिविजुअल को प्रिपेयर करना है ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर सके और मतलब फिटेस्ट तरीके से इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। अब बात करेंगे करिकुलम की, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, देयर इज नो फिक्स करिकुलम, ईच चाइल्ड हैज द राइट टू चूज एंड सेव देयर ओन करिकुलम। तो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, करिकुलम में इनके द्वारा कोई फिक्स करिकुलम नहीं बताया गया है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग मतलब हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा अपना करिकुलम चूज कर सकता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरीके से हम कह ही नहीं सकते कि पॉसिबल है। तो ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन में भी आप कर सकते हैं कि भाई लिमिटेशन की कोई फिक्स करिकुलम इनके द्वारा नहीं बताया गया है, हर बच्चा अपना करिकुलम चूज कर सकता है, उसको शेप दे सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। करिकुलम इज डिजाइन्ड बेस्ड ऑन द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, एप्टीट्यूड्स एंड नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ द चाइल्ड, मतलब हर बच्चे की जो भी इंस्टिंक्ट, एप्टीट्यूड्स, नेचुरल टेंडेंसीज है उनके अकॉर्डिंग करिकुलम की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग, इस तरह के मतलब सब्जेक्ट्स करिकुलम में होने चाहिए। करिकुलम शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ एंड इन्वायरमेंट, मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। कुछ एक साइंस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर। मैथमेटिक्स, लैंग्वेज आर टॉट ओनली टू द एक्सटेंट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग साइंस, मतलब मैथमेटिक्स और लैंग्वेज इतना आना चाहिए ताकि वो साइंस को समझ सकें। हिस्ट्री इज इंक्लूडेड टू ट्रांसमिट हेल्पफुल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट, इनरिचिंग द प्रेजेंट एंड गाइडिंग फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि हिस्ट्री भी इंक्लूड की जानी चाहिए ताकि बच्चों को जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो कुछ सीखे, अपने अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इनरिच कर सके, ठीक है, प्रेजेंट को इनरिच कर सके, फ्यूचर के लिए उनको गाइडेंस मिले। क्लासिकल म्यूजिक, पेंटिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स की वो बात नहीं करते, उनको एक्सक्लूड करने की बात करते हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स पर एम्फसाइज नहीं करते हैं। तो किसी प्रकार का कोई फिक्स करिकुलम इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इनका मानना है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो हर बच्चा का अपना करिकुलम होना चाहिए, उनकी जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, एप्टीट्यूड्स, नेचुरल टेंडेंसीज है उनके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रकार से नेचुरलिज्म की लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं।
इसके बाद बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो भाई मेथड्स ऑफ टीचिंग में वही मेथड्स आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चा सेंटर में है। ठीक है, तो किस पर इंपसाइज किया गया है, यानी कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात की गई। ऑब्जर्वेशन, प्ले वे मेथड, डाल्टन मेथड जो कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट करता है, मोंटेसरी मेथड की बात मोरिया मोंटेसरी करती है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इंक्रेज करता है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंक्रेज करता है। नेगेटिव मेथड विच मींस लर्निंग फ्रॉम एरर्स एंड मिस्टेक्स, बच्चा खुद कर करके गलतियां कर करके सीखे। ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन की बात कौन करते हैं, रूसो करते हैं। ठीक है, अपनी किस बुक में इसकी बात की है इन्होंने, एमिल, उनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, कौन सी, एमिल, जिसमें करेक्टर भी कौन है, एमिल है। ठीक है, ताकि वो कहते हैं कि वहां पर बच्चा अपनी जो भी गलतियां कर करके खुद सीखेगा, तो नेगेटिव एजुकेशन की वो बात करते हैं। ठीक है, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, प्लेवे मेथड, डाल्टन मेथड, मोंटेसरी, ह्यूरिस्टिक और नेगेटिव मेथड्स की वो बात करते हैं। इसके बाद टीचर का रोल क्या रहेगा, तो टीचर का रोल क्या, मतलब नेचर को ही ये सबसे बड़ा टीचर मानते हैं कि बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेगा, जो भी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे वहां से बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो नेचर को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं, लेकिन टीचर का जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए, मतलब टीचर होना चाहिए कि उसका बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मिनिमम इंटरफेरेंस टीचर का होना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर द इन्वायरमेंट एंड अलाउ द चाइल्ड टू लर्न इंडिपेंडेंटली, यानी कि बच्चों के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहां पर बच्चे सीख सके और वो इंडिपेंडेंटली सीख सके। तो टीचर एक ऑब्जर्वर और एक गाइड की तरह होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का अहम रोल है, भाई बच्चा अपने आप सीखेगा। ठीक है, लर्न डायरेक्टली फ्रॉम नेचर थ्रू देयर ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी कि खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चा सीखेगा। बच्चा क्या करे, एक्सप्लोर और डिस्कवर करे, अडेप्ट एंड सबमिट देमसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट, खुद मतलब इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, सर्वाइव कर सके, सेट देयर ओन रूल्स एंड लर्निंग पेस, मतलब अपने खुद के रूल्स और लर्निंग अपनी गति के अकॉर्डिंग वो चीजें को सीखे। ठीक है, इस तरह की अपनी वो खुद सेट करे, इस तरह के रूल्स और लर्निंग पेस को खुद वो सेट। के बाद बात करेंगे डिसिप्लिन। तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन को तो ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट मानते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं कि भाई बच्चा गलती कर करके खुद ही उन कॉन्सिक्वेंसेज से सीखेगा। तो ट्रू डिसिप्लिन कहां से आएगा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से आएगा। फ्रीडम पर इन्होंने बहुत ज्यादा, इनका कोर प्रिंसिपल है नेचुरलिज्म का, फ्रीडम कोर प्रिंसिपल है। फ्रीडम मतलब बच्चे को फुल फ्रीडम देने की बात करते हैं। तो किसी भी चीज की अति तो कहीं ना कहीं खराब भी होती है, यानी कि बच्चे को अगर आप फुल फ्रीडम देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो एक तरह से ये लिमिटेशन भी हम इसकी कह सकते हैं कि फुल फ्रीडम की बात करते हैं, पनिशमेंट को ये बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते। इसके बाद अगर हम बात करें स्कूल सिस्टम की, तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फॉर्मल स्कूल्स है और टेक्स्ट बुक्स है, दे मे रिस्ट्रिक्ट द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। इनका मानना है कि नेचुरलिज्म जो है लिटिल इंपॉर्टेंस देता है जो फॉर्मल स्कूल्स और टेक्स्ट बुक्स हैं, कि इनका मानना है कि इससे बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होती है। बच्चे नेचुरल तरीके से चीजों को नहीं सीख पाता, बच्चे को वहां के इन्वायरमेंट में ढलना पड़ता है, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। तो स्कूल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन विद अ कंप्लीटली फ्री इन्वायरमेंट, मतलब एक फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पर बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दी जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, रूसो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ द नेचर, बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ द मैन। ये लाइन एज इट इज पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, बिल्कुल, कि किसके द्वारा ये कहा गया है कि भाई हर चीज बिल्कुल अच्छी होती है जब तक वो नेचर के हाथों में होती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी के हाथ में आती है तो वो डीजनरेट हो जाती है। तो ये बात किसके द्वारा बोली गई है, रूसो कहते हैं इसकी बात। ठीक है, उनका मानना है कि बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में, मतलब स्कूल नेचर के करीब होना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चे के लिए। नेचर इटसेल्फ इज द बेस्ट स्कूल, नेचर ही बेस्ट स्कूल है। स्टूडेंट्स शुड हैव द पावर टू गवर्न देन ऑन स्कूल, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो अपने विद्यालय को स्वशासन करने का अधिकार होना चाहिए, अपने तरीके से वो गवर्न करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ एक ये लिमिटेशंस हम कह सकते हैं, जो कि हम आगे लिमिटेशंस में भी डिस्कस करेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि करैक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स जो भी हम पढ़ के आए हैं वहां से आपको समझ आ ही चुकी होंगी, लेकिन कुछ एक चीज तो जो एक इंपॉर्टेंट कोट तो रूसो का जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई सभी चीजें अच्छी होती हैं लेकिन जब तक वो नेचर के हाथ में होती हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति के हाथ में होती है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, जैसे ही आदमी के हाथ में आती है तो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग बाय
अवॉइडिंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि नेगेटिव एजुकेशन क्या है कि भाई जो फॉर्मल सेटिंग्स में एजुकेशन होती है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बच्चा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से सीखे। ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं? नेगेटिव एजुकेशन का बहुत बार पूछा जाता है कि नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो कौन करते हैं इसकी बात? रूसो करते हैं। बुक इस नॉलेज को अपोज करते हैं, सेल्फ लर्निंग और डिस्कवरी को प्रमोट करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस की बात करते हैं, बच्चे की फुल फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई बच्चे को फ्रीडम दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग द सेंसेस, सेंसेस को ट्रेन करने पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है, जैसे हमने मैकेनिकल नेचुरलिज्म में बात की कि जो ह्यूमन है वो एक मशीन है, उसको ट्रेन करना है ताकि एज पॉसिबल एज, ठीक है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उसको ट्रेन करना है। एडवोकेट मटेरियलिस्टिक एंड साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एंड एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो भी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा, बच्चे की जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, इनका ये मानना है। एजुकेशन शुड मीट द नीड्स ऑफ ईच स्टेज एंड हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस, मतलब बच्चे जो भी, मतलब हर स्टेज की जो भी नीड्स होती हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, जो भी बच्चे उस स्टेज पर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको मतलब सोल्व किया जाना चाहिए, ये इनका मानना है। जबकि बहुत मतलब बहुत सारी चीजें इनकी कुछ हम लिमिटेशंस में भी डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आगे अभी आप लोगों को बताऊंगी। रूसो स्टेटेड, देखिए रूसो क्या कहते हैं, नेचर विल्स दैट चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन, यानी कि नेचर, प्रकृति चाहती है कि भाई बच्चा बच्चा ही रहे बिफोर दे आर मैन, यानी कि जब तक वो आदमी नेचुरल तरीके से आदमी ना बने तो उसको बच्चा ही रहने दो। अगर आप इस ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, यानी कि इसको मतलब बच्चे को पहले मनुष्य बनाने की कोशिश करोगे, तो जो बिना पके और बिना स्वाद वाले फ्रूट्स हैं उनको आप प्रोड्यूस करोगे। ये किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के द्वारा, यानी कि बच्चे को बच्चा ही रहने दो, उसकी जो ग्रोथ है उसको नेचुरल तरीके से होने दो। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने स्लाइड एज इट इज इंक्लूड कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेचुरलिज्म की कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो मेरिट्स क्या क्या है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। फोकस ऑन द चाइल्ड एज अ यूनिक इंडिविजुअल, रिकॉग्नाइजिंग देयर प्योरिटी एट बर्थ। ठीक है, नेचर को बेस्ट टीचर माना गया है, बच्चा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा सीखेगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है। टेलर करिकुलम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज की बात की गई, भाई बच्चे की जो भी इंटरेस्ट और कैपेसिटीज है उनके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके ये जो हम मेरिट्स पढ़ रहे हैं इन्हीं का जो काउंटर पार्ट होगा ना उसको हम डीमेरिट्स में भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक्टिव लर्निंग, प्रमोट एक्टिव लर्निंग मेथड्स, प्ले वे, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। ठीक है, ये इसकी मेरिट्स में ही आ जाएंगी। गिव इंपोर्टेंस टू साइंस एंड इंक्रीज एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी को इंपोर्टेंस दी गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि भाई बच्चा करके सीखे। व्यूज ह्यूमन एज अ सोशल बींग्स नीडिंग सोसाइटी फॉर सर्वाइवल, यानी कि ह्यूमन बींग को एक सोशल बींग, मतलब ह्यूमन एक सोशल बींग है जो कि सोसाइटी में सर्वाइव कर सके, उस चीज पर फोकस किया गया है। बच्चे की फुल फ्रीडम की बात की गई है ताकि उसका नेचुरल डेवलपमेंट हो सके। रोट लर्निंग को ये अपोज करते हैं, ट्रेडिशनल बुकिस मेथड्स को अपोज करते हैं। इंस्पायर साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन को ये इंस्पायर करते हैं। इसके बाद बात करेंगे डीमेरिट्स की, तो इन्हीं के ऑपोजिट पॉइंट्स आप डीमेरिट्स में देख सकते हैं कि भी बच्चे को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है। नेचुरलिज्म की मेरिट हम कह सकते हैं, लेकिन डीमेरिट भी रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे को फ्रीडम देंगे तो वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निग्लेक्ट किया गया है। स्पिरिचुअल वैल्यूज को यहाँ पर बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है, जो कि एसेंशियल है बैलेंस ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रेजेंट नीड्स पर बहुत ज्यादा इंफोसाइज करते हैं, फ्यूचर को निग्लेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है सोचना कि आगे बच्चे को क्या कुछ करना है, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं कि बच्चे को आज में जीने दो। ठीक है, मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को निग्लेक्ट करते हैं। बुक्स और फॉर्मल नॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, कि कहीं ना कहीं बुक्स को ये बिल्कुल ओवरलुक करते हैं, उनको निग्लेक्ट करते हैं कि नहीं बच्चे को मतलब नेचर के करीब रहने दो, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट हो। तो बुक्स और फॉर्मल सेटिंग्स को ये निग्लेक्ट करते हैं। एक्सेसिव इंपोर्टेंस टू साइंस, साइड लाइनिंग ह्यूमैनिटीज। ठीक है, यानी कि साइंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को निग्लेक्ट करते हैं। तो ये सारी इसकी डीमेरिट्स हो जाएंगी। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या रहेंगी, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड बिल्कुल एज इट इज है, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, नेचुरलिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाए। तो हु इज कंसिडर्ड द चैंपियन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, तो कौन है ये बिल्कुल मतलब
सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है? रूसो है नेचुरलिज्म के चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरलिज्म लेस एम्फेसिस ऑन, किस पर एम्फेसाइज करता है? स्पिरिचुअल वैल्यूज, नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड, डिवाइन इंस्पिरेशन, रिलीजियस टीचिंग्स। तो आपको पता ही है किस पर, नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नेचुरलिज्म, इनमें से कौन नेचुरलिज्म के साथ एसोसिएट नहीं करता, नहीं की बात की गई है, ठीक है। emphasis on sensory training, child centered education, emphasis on supernaturalism, education through experience। तो किसकी बात नहीं करते हैं? सुपर नेचुरलिज्म की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एजुकेशन शुड बी, कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड, बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स नेचर एंड इंस्टिंक्ट, स्ट्रिक्टली एकेडमिक, फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो किसकी बात करते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। बच्चे के नेचर और इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द अल्टीमेट रियलिटी क्या है? स्पिरिट, गॉड, नेचर, सोल। तो क्या है? नेचर। नेचर को ही अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन एडवोकेट्स, किसको एडवोकेट करता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, लर्निंग थ्रू नेचर एंड सेंसेस, बुकिश नॉलेज ओनली, रोट मेमोराइजेशन। तो किसको करता है? लर्निंग थ्रू नेचर एंड सेंसेस, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, कौन सा मेथड कॉमनली यूज होता है? प्ले वे, लेक्चर मेथड, रोट लर्निंग या डिक्टेशन। तो कौन सा होगा इनमें से? प्ले वे मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने एक्सपोनेंट्स आपको बताए थे उनको आपको ध्यान में रखना है। जे रूसो, एरिस्टोटल, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर। तो कौन नहीं है? प्लेटो नहीं है, ठीक है। प्लेटो किसके फादर माने जाते हैं? आइडियलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेचुरलिज्म ओपोज, किसको अपोज करता है? इंपेरिकल नॉलेज, बुकिश एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, लर्निंग बाय डूइंग, डेवलपमेंट बाय सेंसेस। तो किसको अपोज करता है? बुकिश और ट्रेडिशनल नॉलेज को ये बिल्कुल अपोज करता है। नेचुरलिज्म गिव्स इंपोर्टेंस टू, किसको इंपोर्टेंस देता है? डिवाइन इंटरवेंशन, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, फिक्स करिकुलम। तो किसको इंपोर्टेंस देता है? फिजिकल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल सराउंडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म डिसिप्लिन शुड बी, कैसा होना चाहिए डिसिप्लिन? एक्सटर्नल एंड यूनिटिव, बेस्ड ऑन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, स्ट्रिक्ट एंड ऑथोरिटेरियन, बेस्ड ऑन फियर। तो भाई कैसा होना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग? कि बच्चा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से सीखेगा, ठीक है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। Which of the following is the main aim of naturalistic education? इनमें से नेचुरलिस्टिक एजुकेशन का मेन एम क्या होगा? टू डेवलप स्पिरिचुअल अवेयरनेस, टू डेवलप चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल सराउंडिंग्स, टू प्रिपेयर फॉर आफ्टर लाइफ, टू इम्पोज सोसाइटल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। तो किसकी बात की गई है? क्या एम रहेगा? बच्चे की इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना, किसमें? नेचुरल सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेचुरलिज्म रिजेक्ट्स, किसको रिजेक्ट करता है? मटेरियल वर्ल्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सुपर नेचुरलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, लर्निंग बाय डूइंग। तो किसको रिजेक्ट करता है? सुपर नेचुरलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को रिजेक्ट करता है। इन नेचुरलिज्म द रोल ऑफ द टीचर इज टू, कैसा होना चाहिए? इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स, गाइड द चाइल्ड विद मिनिमम इंटरफेरेंस, कंट्रोल द चाइल्ड्स एवरी एक्शन, फोकस ऑन मेमोराइजेशन। भाई टीचर का रोल बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, एक ऑब्जर्वर, एक गाइड की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक क्या होगी? एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंट्रल पोजीशन ऑफ द चाइल्ड एंड फ्रीडम इन लर्निंग, स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, हैवी रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो क्या होगी इनमें से? यानी कि सेंट्रल पोजीशन किसकी है? बच्चे की है, लर्निंग में बच्चे को फ्रीडम दी जाए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में हमने नेचुरलिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझा है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रैग्मेटिज्म को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव मटेरियल लाने की कोशिश करती हूँ। सॉरी, किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो।